हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इमरान। इस वीडियो में हम एक और नोड जेएस के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को लेके आए हैं जिसमें हम प्रोडक्ट डैशबोर्ड एपीआईज को डेवलप करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम किस किस चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, मतलब पहले कौन सी चीज़ को डेवलप करेंगे, उसके बाद कौन सी चीज़ को डेवलप करेंगे, देन सिक्वेंशियली हम क्या-क्या सीखेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नोड जेएस का यूज़ करने वाले हैं, देन एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करने वाले हैं, देन मोंगोडीबी का यूज़ करने वाले हैं। यदि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज़ नोड जेएस को इंस्टॉल कर लीजिए और इसके अंदर हम मोंगोडीबी एटलास का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, जो आपके पास इस तरह से डेटाबेस है जो कि एक मैनेज्ड सर्विस है, क्लाउड पर डेटाबेस होता है मोंगोडीबी का। सो यदि आपको नहीं पता है कि मोंगोडीबी एटलास क्या है और इसके अंदर डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं, क्लस्टर किस तरह से बनाते हैं और इस मोंगोडीबी एटलास को हमारे लोकल सिस्टम से किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सो आपको एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप पहले मोंगोडीबी एटलास को सीख सकते हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ आपको वो लिंक आई बटन पर भी मिल जाएगी। यदि आपको यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मोंगोडीबी एटलास किस तरह से स्क्रैच से, मतलब आप किस तरह से क्लस्टर बना सकते हो वहाँ पर, फिर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, देन उसको उसके अंदर आप किस तरह से उस डेटाबेस को हमारे लोकल से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो सभी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। इतनी प्रीरिक्विजिटी है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले हैं, मतलब जो हमारे रिसोर्स हम डेटाबेस में क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे, देन यूजर्स को स्टोर करेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट की एपीआई किस तरह से डेवलप करने वाले हैं हम, तो इसके अंदर हम एक पोस्ट एपीआई डेवलप करने वाले हैं जिसका यूआरएल पैटर्न जैसा होगा, प्रोडक्ट्स होगा। और इसके अंदर फिर फेच करेंगे हम ऑल प्रोडक्ट को, तो इसके अंदर भी यूआरएल पैटर्न प्रोडक्ट्स होगा। यदि हमें प्रोडक्ट बाय आईडी लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स स्लैश कॉलन आईडी। इसके थ्रू हम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एपीआई को डेवलप करने वाले हैं। देन हम प्रोडक्ट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, तो यूआरएल पैटर्न प्रोडक्ट्स स्लैश कॉलन आईडी। इस आईडी के बेसिस पर एंड जो ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे उसको हम अपडेट कर सकते हैं। देन डिलीट एपीआई, यदि हमें प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से हम एपीआई के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको हमने पहले डिज़ाइन कर लिया कि इस तरह से हमारी एपीआई डिज़ाइन होने वाली है। देन इसके बाद यदि हमें यूज़र्स को क्रिएट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर। लॉगिन करने से पहले हमें यूज़र को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन यदि रजिस्टर यूज़र है तो वो लॉगिन कर सकता है, तो स्लैश यूज़र्स देन लॉगिन। यहाँ पर एक लॉगिन एपीआई बनने वाली। अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम किन किन कीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसका जेसन ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका जेसन ऑब्जेक्ट में हम प्रोडक्ट का नेम लिख लेंगे पहले कि प्रोडक्ट का नेम क्या है। यहाँ पर टेस्ट लिख लेते हैं। देन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम को लिखते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। देन प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, सपोज 1000। देन अवेलेबल स्टॉक, प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं, कितना है तो। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हम मिनिमलिस्टिक कीज़ को लेने वाले हैं ताकि हम डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करें और हमारे जो बिजनेस नीड्स है उस पर कम फोकस करें। क्योंकि सबसे पहले यदि हम डेवलपमेंट को सीख गए तो हम कितने भी बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फील्ड्स को ले रहे हैं ताकि हम डेवलपमेंट के अंदर क्लियर रहे कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। ये पोस्ट एपीआई होने वाली है, इसके अंदर इस तरह के ऑब्जेक्ट लेंगे और पुट एपीआई के अंदर भी हम सेम ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं। यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और यदि हमें यूज़र को रजिस्टर करना है तो उसके अंदर हम लेंगे ऑब्जेक्ट, देन नेम, नेम को लेने वाले हैं सपोज एबीसी। देन यूज़र का ईमेल लेने वाले, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम यूनिकनेस को क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे सैम्पल ईमेल लाइक abc@gmail.com, gmail.com। एंड उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड यूज़र से लेने वाले हैं 123। इसके अंदर सेम चीज़ हम लॉगिन के लिए से यूज़र को लेने वाले हैं एक्सेप्ट नेम।
इस तरह से हम एपीआई को डेवलप करने वाले हैं। देखिए, पहले प्रोडक्ट से एपीआई को डेवलप करेंगे, देन यूज़र से एपीआई को डेवलप करेंगे, देन यूज़र्स जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक जेडब्ल्यूटी टोकन मिलेगा। उस टोकन के थ्रू हम ये जो रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है या सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड रिसोर्स है, जैसे कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये एक सेंसिटिव टास्क रहता है। तो ये टास्क केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर ही कर सके। तो इस तरह का हम मैकेनिज्म बनाएंगे कि पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई एंड डिलीट एपीआई, उसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन देंगे। सबसे पहले यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा, यदि ऑथेंटिकेटेड है तो वो इस ऑपरेशन को कर सकता है, अदरवाइज इन ऑपरेशन को नहीं कर सकता है। और जो गेट एपीआई होंगी जिसमें हम केवल प्रोडक्ट को रीड कर सकते हैं, वो एपीआई हम ओपन रखने वाले, ताकि विदाउट ऑथेंटिकेटेड यूजर भी इनको रीड कर सके। एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कि ये एपीआई डेवलप होने के बाद हम इसे गिटहब पर पुश करेंगे। देन इस एपीआई को हम वर्सेल पर डिप्लॉय भी करने वाले हैं, ताकि आप इस एपीआई को थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सके। यदि हमें इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो इसे कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट, I would request you to like the video if I'm adding any value into your technical skills, and यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के, कंप्यूटर के कोई भी फ़ोल्डर में जाइए और वहाँ पर आप एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डैशबोर्ड, एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, डैशबोर्ड प्रोडक्ट एपीआई। ओके, ये फ़ोल्डर हमने बना लिया और आप इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन कर लीजिए। देखिए, मैंने वीएस को ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ, नॉट प्रोजेक्ट्स, ये फ़ोल्डर ओपन हमने यहाँ पर कर लिया। ओके, आप यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कीजिए अपने वीएस कोड के अंदर। आपको टर्मिनल ओपन करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है। प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए आप एक कमांड लिखिए npm init-y। आप जैसे ही npm init-y लिखेंगे तो आपका नोड जिसका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं package.json यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है हमारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो डिपेंडेंसीज को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो लिखेंगे npm install express, ये एक नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है। मोंगूस, मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए, प्लस यूजर्स या प्रोडक्ट के मॉडल बनाने के लिए हमें हेल्प करेगा। देन डॉट env, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करने के लिए हमें हेल्प करेगा। देन हम जेसन वेब टोकन का यूज़ करने वाले हैं। देन बी क्रिप्ट, ये हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में हेल्प करेगा। देन वैलिडेटर, ये ईमेल या किसी और स्पेसिफिक चीज़ जैसे मोबाइल नंबर या कुछ होते तो उनको वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है। देखिए, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, जो कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मेंटेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक index.js फाइल को बना लेते हैं, जो कि एक एंट्री लेवल की फाइल होगी। आफ्टर दैट उसके बाद हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम मॉडल्स को लिखेंगे। देन एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारा कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर्स। देन उसके बाद एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे राउट्स होंगे। ये हमारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे और एक्सप्रेस का बेसिक सर्वर को सेटअप करेंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस। देन ऐप के अंदर एक्सप्रेस फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे। देन ऐप डॉट लिसन, एक मेथड को कॉल करेंगे जिससे हमारा सर्वर इनिशियलाइज हो जाएगा। हम यहाँ पे पोर्ट लेते हैं 8080। देन कॉलबैक फंक्शन, और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर कंसोल लिखेंगे ताकि हमें इंडिकेशन मिले कि सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पर हम पोर्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमें पोर्ट को डायनामिक लेना है। इस प्रोजेक्ट में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम पोर्ट लेंगे, पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट लेंगे। यदि ये नहीं मिलती है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 8080 को इनिशियलाइज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा सर्वर का हमने बेसिक सेटअप कर दिया है। अब हमें सर्वर को बार-बार स्टार्ट ना करना पड़े। देखिए, अब यहाँ पर हम नोड index.js से इस सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर दिया। अब सर्वर को बार-बार स्टार्ट ना करना पड़े इसलिए हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टार्ट, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे nodemon index.js। यदि आपके पास nodemon ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं npm install -g और nodemon इस तरह से। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वर जो डेवलपमेंट सर्वर है, जैसे हम किसी फाइल में सेव करेंगे कंट्रोल एस,
तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको सर्वर बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो npm स्टार्ट लिखेंगे, देखिए जैसे ही npm स्टार्ट लिखा इसने सर्वर को वॉच करना शुरू कर दिया, index.js को वॉच करना शुरू कर दिया। और ऑटोमेटिकली देखिए जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को सेव करते हैं, ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये बेसिक हमारा सेटअप हो गया। इसके बाद हम एक ऐप डॉट गेट से सैम्पल यूआरएल को देख लेते हैं, स्लैश रिक्वेस्ट डॉट सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट्स एपीआई अप एंड रनिंग। ओके, सो लोकल ओस 8080 पर जाएंगे हम। यहाँ पर लोकल ओस 8080, देखिए प्रोडक्ट एपीआई अप एंड रनिंग यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद हम डेटाबेस कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले उसके लिए एक फाइल बनाएंगे db.js, एंड यहाँ पर हम मोंगोस को रिक्वायर करेंगे। देन db होस्ट को लेंगे। यहाँ पर db होस्ट क्या है यहाँ पर, सो हम इसे db होस्ट, इसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करेंगे, process.env.db होस्ट। ओके, और उसके लिए हम यहाँ पर एक इन्वायरमेंट फाइल बना लेंगे .env, और यहाँ पर हम db होस्ट इक्वल टू यहाँ पर डेटाबेस का यूआरएल देंगे, देन यहाँ पर पोर्ट देंगे 8080, देन यहाँ पर jwt सीक्रेट की वैल्यू भी दे देंगे। इसे सेव कर देंगे। अब हमें db होस्ट लेने के लिए, जैसा मैंने बताया था पहले कि हम मोंगो एटलास का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाना है मोंगो एटलास पर और डेटाबेस पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही। सो आपको कनेक्ट फंक्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ड्राइवर रहेगा तो Node.js के ऊपर क्लिक करना है, देन इस यूआरएल को कॉपी करना है। आप जैसे ही इस यूआरएल को कॉपी करेंगे यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। आपने जो भी पासवर्ड को सेट किया होगा, जैसा मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट किया है test123, ये सेट कर लिया। और इस यूआरएल के बाद mongodb.net के बाद आपको अपना डेटाबेस का नेम जरूर लिखना है। देखिए यहाँ पर हम ब्राउज कलेक्शन करेंगे। ब्राउज कलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाएंगे। सो लिखेंगे हम डैशबोर्ड एपीआई, एंड इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स कलेक्शन को बना लेंगे, प्रोडक्ट्स। देखिए सो हमारा डेटाबेस का नेम ये हो गया डैशबोर्ड एपीआई, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पर db होस्ट, मोंगोडीबी को होस्ट को प्रिपेयर कर लिया है। देन अब db.js में जाएंगे और यहाँ पर mongoose.connect मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर जो db होस्ट process.env फाइल से आ रहा है उसे पास कर देंगे। देन ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसे हम रिजॉल्व करेंगे देन यहाँ पर एक console.log लिखेंगे। यदि हमारा mongodb कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो mongodb connected, then if it has some error then we'll catch the error over here, console.log error while mongo connection, देन एरर को इस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने मोंगो कनेक्शन के लिए एक फंक्शन को लिख दिया है। अब इस db.js को हमें यहाँ पर रिक्वायर करना पड़ेगा index.js में, ताकि जैसी index.js कॉल हो तो db.js भी कॉल हो जाए और हमारा mongodb के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक .env फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल के रीड करने के लिए लिखा इंस्टॉल किए थे। यहाँ पर लिखेंगे .env। सो ये हेल्प करता है इन्वायरमेंट वेरिएबल को रीड करने के लिए, एंड यहाँ पर इसे कॉन्फिग से लोड करवा देंगे। so जैसे ही इसे कॉन्फिग लिखेंगे तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड कर देगा इसके प्रोसेस के अंदर। देन यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे देन ./db। देखिए जैसे हम रिक्वायर करेंगे और कंट्रोल एस दबाएंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mongodb कनेक्टेड, एक जो हमने मैसेज लिखे थे इस फंक्शन के अंदर वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो mongodb से कनेक्ट हो गया है। अब हम एपीआई को डेवलप कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट की पोस्ट एपीआई को डेवलप करने वाले हैं, जिसमें हम इस तरह के पेलोड को क्लाइंट से भेजेंगे। तो ये पेलोड सबसे पहले Node.js सर्वर पर आएगा। Node.js सर्वर पर आने के बाद इसमें रिक्वायर्ड वैलिडेशन चेक होगा, उसके बाद ये MongoDB में सेव होगा। सो इस एपीआई को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो क्लाइंट से आने वाला है, सो उसका एक टेम्पलेट होता है मॉडल। सो इसके अंदर हम यहाँ पर जो कि डेटाबेस से
कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट मॉडल को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट जेएस एंड यहाँ पर हम मोंगोस लाइब्रेरी जो है हमारी मॉड्यूल उसको रिक्वायर करेंगे। मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर मोंगूस, और इस मोंगूस से हम क्या करेंगे कि स्कीमा जो एक इसकी क्लास है, कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, इसे यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे और इस स्कीमा की हेल्प से हम प्रोडक्ट का मॉडल को प्रिपेयर करेंगे जिसे हम टेम्पलेट भी बोलते हैं। सो कॉन्स्ट यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट मॉडल इक्वल टू न्यू स्कीमा। देखिए न्यू स्कीमा लिखा हमने और ये एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कॉल कर देंगे और ये एक जेसन को यहाँ पर लेंगे। अब ये इसमें वो जेसन होने वाला है जो हम क्लाइंट की तरफ से सेंड करने वाले हैं। सो देखिए प्रोडक्ट नेम, सो हम इसको कॉपी करेंगे, ये हमारी की होने वाली है। तो इसके अंदर ये क्या होगा, सबसे पहले इसका सो हमें जो भी हमारा पेलोड आने वाला है उस पेलोड की हमें की यहाँ पर लेना पड़ेगी और उस की पर हमें इसका टाइप को डिफाइन करना है। तो इसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप स्ट्रिंग होने वाला है। तो कैपिटल एस स्ट्रिंग लिखेंगे हम यहाँ पर और ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर होने वाला है जो कि क्लाइंट से आने वाला है। तो उसके हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। अब इसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन को लेना है। सो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा, लेकिन उसे अगर रिक्वायर्ड नहीं भी लिखे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हम इसे रिक्वायर्ड फॉल्स कर देंगे। तीसरा पैरामीटर जो आने वाला है इसके अंदर वो प्राइस का आने वाला है, लेकिन प्राइस की जो टाइप रहेगा वो नंबर रहेगा और इसे भी रिक्वायर्ड रखना है। और चौथा पैरामीटर जो आने वाला है हमारे पास वो है अवेलेबल स्टॉक, मतलब इस प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास कितना है। तो स्टॉक यहाँ पर आ गया अवेलेबल स्टॉक, इसका भी जो टाइप होने वाला है वो नंबर होने वाला है और इसे भी हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर रखना है। ओके, इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट डेटाबेस में इंसर्ट हो तो वो किस डेट में इंसर्ट हुआ तो उसे भी हमें डेटाबेस में ऐड करना, ताकि हमें फ्यूचर में पता चल सके कि प्रोडक्ट कब ऐड हुआ था। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएटेड एट। ओके, इसका टाइप जो होने वाला है वो डेट होने वाला है एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम जब सेव करें तो ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्ट की जो मॉडल है उसमें ऐड ना करना पड़े, तो ऑटोमेटिक ये सेव होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ फंक्शन। सो ये जो मोंगोडीबी कंपैटिबल डेट है उसके अंदर डेट को कन्वर्ट करेगा और मतलब हम इसे बिना ऐड करे ही ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल से इस की को हमारे जो जेसन ऑब्जेक्ट है जो कि कलेक्शन में स्टोर होने वाला है उसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। अब हम एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि अपडेटेड एट। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट अपडेट कब हुआ था, तो उसका भी टाइप डेट रहेगा एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट सेम होना चाहिए, बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक टेम्पलेट प्रिपेयर हो गया। अब इस टेम्पलेट को हमें क्या करना है कि जो हमारा मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन होता है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के वक्त mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर ये जो फर्स्ट ये जो स्ट्रिंग के अंदर हम दे रहे हैं ये एक रियल प्रोडक्ट्स ये कलेक्शन का नेम है और इसका ये टेम्पलेट है प्रोडक्ट मॉडल। ओके, देखिए अभी हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, देखते हैं क्यों क्रैश हो रही है। यहाँ से हमें इसे हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी इसे हमें हटाना पड़ेगा। अभी हमारा प्रोडक्ट मॉडल प्रिपेयर हो गया है। ओके, देखिए और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हैंड टू हैंड हमारे यूज़र मॉडल को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम इस मॉडल को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हम कोड को रीयूज़ कर सके। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएँगे जिसका नाम होगा user.js। अब इसमें हम यूज़र से रिलेटेड कीज़ को पास करने वाले हैं, क्योंकि हम यूज़र के अंदर देखिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड को लेने वाले हैं। सो हम इस की को यहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर आएगा यूज़र। सो ये यूज़र मॉडल होने वाला है एंड इसके अंदर हम नेम लेने वाले हैं और नेम जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा एंड रिक्वायर्ड रहेगा एंड दूसरे पैरामीटर में यहाँ पर आएगा दूसरी की यहाँ पर आएगी ईमेल और ये भी स्ट्रिंग रहेगी एंड रिक्वायर्ड रहेंगी। ओके, रजिस्ट्रेशन के वक्त, और ये पासवर्ड जो है यहाँ पर आने वाला पासवर्ड भी स्ट्रिंग रहेगी और रिक्वायर्ड रहेगी। सो हमें अवेलेबल स्टॉक को हटा सकते हैं यहाँ से, और क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट ये तो हमें रखना ही है। ओके, नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि जब ईमेल सेव होने के लिए आए तो वो ईमेल वैलिड ईमेल होना चाहिए। देखिए जैसे कि abc@gmail.com ये एक वैलिड ईमेल है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कॉम हटा दूँ
तो ये एक इनवैलिड ईमेल है। तो इस वैलिडेशन को भी हम हैंड टू हैंड इसी मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे, वैलिडेटर इक्वल टू रिक्वायर वैलिडेटर। देखिए ये एक वैलिडेटर हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था। इस वैलिडेटर मॉड्यूल की हेल्प से हम ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पर एक मेथड होती है जिसे हम वैलिडेट एक ओवरराइड कर सकते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू आने की सेव होने के लिए, तो इस इस पैरामीटर के अंदर आएगी। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ, यदि यहाँ पर वैलिडेटर डॉट इज ईमेल, ये ईमेल हो, क्योंकि इसके अंदर इज ईमेल फंक्शन के अंदर ये पूरा ईमेल की वैलिडेशन लिखी हुई है, तो हम यहाँ से वैल्यू को पास करेंगे जो सेव होने वाली है। यदि ये वैलिड ईमेल के बराबर, मतलब ईमेल वैलिडेशन इसमें प्रॉपर पास नहीं हो रहा है, तो हमने नॉट कंडीशन लगा दी है कि अगर ईमेल प्रॉपर नहीं है तो इसे क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक एरर को थ्रो करना है। ओके, नॉट अ वैलिड ईमेल। ओके, देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली ये एक एरर को थ्रो करेगा, और ये एरर हमारे क्लाइंट के पास चले जाएंगी, या हम अभी इस एपीआई को पोस्टमैन से चेक कर रहे हैं तो पोस्टमैन के पास चले जाएंगे। तो हमने एक फंक्शन लिख दिया ताकि, तो इस तरह से आप देखिए जो मॉडल होता है उसमें आप अपने कस्टम वैलिडेशन को भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक और तरीका है कि यदि आप यहाँ पर रिक्वायर्ड के अंदर ट्रू लिखा, और यहाँ पर आप अपना कस्टम मैसेज भी पास कर सकते हो कि लाइक प्लीज प्रोवाइड नेम, इस तरह से भी आप पास कर सकते हो। सो इसकी एक ये ब्यूटी होती है। अब हमने यहाँ पर यूजर मॉडल को प्रिपेयर कर लिया। देखिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, हम मिस कर गए थे। एंड क्रिएटेड एड अपडेटेड सेम। अब यहाँ पर हमें इसे चेंज करना है, क्योंकि हमें यूजर्स कलेक्शन से इसे ऐड करना है, और यहाँ पर हमें यूजर मॉडल को पास करना है। देखिए तो अभी हमने यहाँ पर दोनों जो मॉडल है उन मॉडल को प्रिपेयर कर लिया है, हमारे प्रोडक्ट मॉडल एंड यूजर मॉडल। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इस फाइल को क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें एक राउट बनाना है जो कि स्लैश, देखिए जिस तरह से हमें एक राउट बनाना है स्लैश प्रोडक्ट्स इसको एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिडिलवेयर बनाएंगे जो कि एक जेनरिक होगा ऐप डॉट यूज। देखिए जैसे ही हमारे सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आती है स्लैश प्रोडक्ट्स वाली, अब इसके आगे इसके अंदर गेट मेथड भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है, एंड गेट बाय आईडी भी हो सकती है, देन पुट एंड डिलीट ये सब हो सकती है। तो ये इन सभी हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि इन सभी को ये रिजॉल्व कर सके। तो हमने यहाँ पर ऐप डॉट यूज एक मिडिलवेयर में इसको लिख दिया, और जैसे ही मिडिलवेयर में रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हमारा फंक्शन राउट्स में चले जाए। तो हम एक राउट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट राउट्स यहाँ पर एंड जेस। ओके, यहाँ पर जेस बना ली। अब यहाँ पर हम जो एक्सप्रेस का राउटर है उसे रिक्वायर करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर देन एक्सप्रेस, देन यहाँ से राउटर एक फंक्शन होता है उसे कॉल करेंगे। देखिए हमारे पास राउटर आ गया एक्सप्रेस का। अब इसे हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से इस राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, अब इस राउटर के अंदर हम जो भी मेथड लिखेंगे, जैसे राउटर डॉट पोस्ट, अभी हम पोस्ट मेथड लिखने वाले, एंड हमारा जो यूआरएल पैटर्न जो था वो इधर से ऑलरेडी आ रहा है प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर हमें मतलब उसके रूट पर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर इस पहले राउटर को टेस्ट कर लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो। देखिए यहाँ पर टेस्ट कर लिया हमने। अभी क्या हो रहा है कि देखिए जैसे ही ऐप डॉट यूज पर कंट्रोल आएगा, मतलब कोई भी कंट्रोल आएगा हमारे सर्वर पर इस राउट्स के लिए स्लैश प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम क्या चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट राउट वाला मॉड्यूल है उसको कॉल करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट राउट्स को रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर देन सिंगल कोड डॉट स्लैश राउट्स स्लैश प्रोडक्ट राउट्स। देखिए यहाँ पर हमने प्रोडक्ट राउट्स को रिक्वायर किया, और यहाँ पर इसे पास कर देना है। देखिए तो ये क्या है, एक मिडिलवेयर फंक्शन है, ऐप डॉट यूज एक मिडिलवेयर फंक्शन है, जिसमें हमने जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट पे आती है तो हमने इसको रिडायरेक्ट इस फाइल पर कर दिया। इस फाइल पे रिडायरेक्ट करने के बाद वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन से। देखिए हमारी प्रोडक्ट पोस्ट एपीआई ये है। ओके, सो हमारी ये पोस्ट एपीआई होने वाली है लोकल होस्ट 8080 प्रोडक्ट्स।
अब अभी हमने यहाँ पर पेलोड को पास करा है, लेकिन पेलोड अभी अभी यहाँ पर हम सेव नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली इसको टेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये एपीआई टेस्ट हो रही है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक फ्लो को टेस्ट किया। जैसे हमारा एपीआई का रिक्वेस्ट स्लैश प्रोडक्ट पे आई, तो हमने इसे इस फाइल पर राउट कर दिया। ओके, सो यदि आपको ये जो कंट्रोल है ये समझ में आ गया, तो आपको एपीआई बनाना बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रियल डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हम ये पेलोड जो है, इस पेलोड को हमारे बॉडी में लेके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, और इसे मोंगोडीबी कलेक्शन के अंदर सेव करेंगे। सो उसके लिए पेलोड को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे नोड जेएस में हमें यहाँ पर एक और मिडिलवेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसका नाम है app.use express.json फंक्शन। ये लिखना बहुत जरूरी है यदि हमें रिक्वेस्ट पेलोड को हमारे सर्वर पे एक्सेप्ट करना है। तो जनरली हम पोस्ट एपीआई एंड पुट एपीआई में इस तरह के रिक्वेस्ट जो जेसन बॉडी होती है उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जेसन को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सप्रेस डॉट जेसन फंक्शन लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल आए, तो हमारा जो बिजनेस लॉजिक है हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, ताकि यहाँ पर हम केवल राउटिंग को सेपरेट रखें। तो यहाँ से हम कंट्रोल को, यहाँ से जो हमने कॉलबैक फंक्शन लिखा था उसको हटा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब यहाँ पर कंट्रोल आए पोस्ट के लिए, तो हमें रियल जो पोस्ट वाला कोड लिखना है जिसमें हम डेटा को सेव करेंगे, तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर की हेल्प लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेस। ओके, देखिए यहाँ पर हमने कंट्रोलर बना लिया। इसमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, देन क्रिएट प्रोडक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल एपीआई बनाने वाले हैं हम, और ये असिंक होने वाला है क्योंकि हम अवेट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट को लिया एंड रिस्पॉन्स को लिया एंड एरो फंक्शन को पास करेंगे यहाँ से, देन इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। देखिए हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बनाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे ऑब्जेक्ट के अंदर लेंगे। देखिए हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया, ओके, कंट्रोलर के अंदर क्रिएट प्रोडक्ट, और इसे एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट राउट्स के अंदर जो राउट बनाया था, मतलब राउटर डॉट पोस्ट मेथड बनाए थे, उसके करस्पॉन्डिंग जब भी यहाँ पर कॉल आए, तो हम क्या चाहते हैं कि ये कॉल यहाँ से प्रोडक्ट कंट्रोलर पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से क्रिएट, देखिए क्रिएट प्रोडक्ट जैसे हमने लिखा था, ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ से हम इसे एंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, यहाँ पर कंट्रोल में गया और जो हमने एक फंक्शन बनाया उसको कॉल कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी फ्लो को समझने के लिए आप फिर से देखिए कि हमारी जो जब भी रिक्वेस्ट आएगी, तो रिक्वेस्ट इस तरह से आने वाली है, स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट यूआरएल पैटर्न पर। प्रोडक्ट यूआरएल पैटर्न पे आई तो वो इंडेक्स डॉट जेएस में आएगी। प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल जाने के बाद वो राउट्स पर जाएगा, कंट्रोल राउट्स पर कंट्रोल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करें, मेथड्स को डिफाइन करें। यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड को डिफाइन करें। तो जैसे ही ये मेथड देखेंगे, देखिए ये मेथड हमने पोस्ट करा, तो ये पोस्ट मेथड पर जाएगा और इस कंट्रोलर को कॉल कर देगा। इस कंट्रोलर को कॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रियल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि जैसे ही पोस्ट मेथड आती है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को, इस पेलोड को यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये देखिए हमने बॉडी लिख दिया। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा, ये हमारे पास जेसन पेलोड है, वो हमारे बॉडी वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे कोड को एरर प्रूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हमारे कोड को लिखेंगे। ओके, नाउ अब प्रोडक्ट वेरिएबल को लिखेंगे यहाँ पर, देन अवेट का कीवर्ड का यूज करेंगे, देन अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मॉडल को कॉल करेंगे। सो यहाँ से हमने प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट मॉडल को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट और जेएस पर जाएंगे, देखेंगे, हाँ यहाँ से इसको कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे रिक्वायर करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू रिक्वायर मॉडल। अभी हम इसके अंदर है, इसलिए हमें डबल लिखना, डॉट स्लैश मॉडल स्लैश प्रोडक्ट, ये लिखा। देखिए प्रोडक्ट हमने मॉडल को रिक्वायर कर लिया। प्रोडक्ट मॉडल को रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, और प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो बॉडी हमारी है उसे पास कर देंगे। जैसे हम प्रोडक्ट के अंदर बॉडी को पास करते हैं, देखिए ये जो हमने टेम्पलेट लिखा है, ये इस टेम्पलेट से होकर फिर गुजरेगा और यहाँ पर सभी वैलिडेशन को चेक करेगा। तो जैसे ही सभी वैलिडेशन पास हो गए, तो उसके बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे
अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन प्रोडक्ट जो रहेगा इसे सेव कर देंगे, सेव फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यदि सब वैलिडेशन पास होते हैं तो प्रोडक्ट सेव फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा, अभी हम रिजल्ट देख लेते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम रिस्पॉन्स में पास कर देंगे। तो अभी हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर हम मेथड कॉल करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। देखिए स्टेटस के अंदर अभी हम 201 पास करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे 201 क्यों पास कर रहे हैं? हम इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि हम एक नया रिसोर्स को हमारे मोंगोडीबी में या डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम नए रिसोर्स को क्रिएट करते हैं तब हमें 201 मेथड 201 स्टेटस कोड को यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जेसन और यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे कि क्रिएटेड, ओके, एंड रिजल्ट को पास कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और यदि कोई एरर आती, इन केस इसके सेव होने में कोई एरर आती है, तो अब हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखेंगे, इसके अंदर 500 पास करेंगे, जेनरिक सर्वर एरर, एंड जेसन के अंदर यहाँ से हम लिखेंगे मैसेज एंड इंटरनल सर्वर एरर। ओके, देखिए ये अभी हमारी जो पोस्ट एपीआई है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई है। तो अभी हम इस एक फ्लो को फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये जैसी रिक्वेस्ट हमारे प्रोडक्ट्स यूआरएल पैटर्न पे आएगी तो ये कंट्रोल जाएगा राउट्स पर। राउट्स के अंदर हमने एक्सप्रेस से राउटिंग को रिक्वायर किया और राउटर के अंदर हमने पोस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया। जैसे ही पोस्ट मेथड के लिए कॉल आएगा तो ये कंट्रोलर पे कॉल चले जाएगा। कंट्रोलर पे कॉल जाने के बाद हम यहाँ से बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, और इससे पहले आपको एक्सप्रेस डॉट जेसन ऐप डॉट यूज में लिखना नहीं भूलना है। ये एक मिडिलवेयर फंक्शन है जो कि हमें पेलोड को एक्सेप्ट करने में हमारे सर्वर साइड पे हेल्प करता है। अब ये कंट्रोलर है, देखिए क्रिएट प्रोडक्ट, इसकी हमने क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रिपेयर किया है और इसे एक्सपोर्ट कर दिया। उसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, उसकी हेल्प से हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को लिया। देन यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मॉड्यूल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर ये जैसे ही इसमें डेटा जाएगा, जो भी जेसन, जैसा नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड अवेलेबल स्टॉक, इन सभी को वैलिडेशन चेक करेगा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लगाए हैं, देखिए रिक्वायर्ड ट्रू नंबर एंड ऑल, यहाँ पर चेक करेंगे। उसके चेक करने के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट सेव मेथड को कॉल कर देंगे और उसका रिजल्ट इस वेरिएबल में ले लेंगे और यहाँ से रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 एंड जेसन को रिटर्न कर देंगे हमारे क्लाइंट पर। अब हमने इसे सेव कर दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। देखिए हम प्रोडक्ट नेम इसको टेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 3, देखिए क्रिएटेड एड, एंड ये प्रोडक्ट हमारा 3 क्रिएट हो गया। अब हमें इसे टेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे हमारे मोंगोडीबी कंपास पर और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर आईडी को पास करेंगे, देन हिट करेंगे सर्वर पर। देखिए सो जैसे ही सर्वर पे हिट करें हमने मोंगो डीबी एटलास पर, तो हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, ये टाइम था उसका क्रिएट होने का। अब हमारी क्रिएट प्रोडक्ट वाली एपीआई प्रिपेयर हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हम गेट ऑल प्रोडक्ट वाली एपीआई को प्रिपेयर करें, जिसमें हम प्रोडक्ट के ऑल लिस्ट को क्लाइंट को सेंड करें। तो उसकी भी यूआरएल पैटर्न जो प्रोडक्ट्स होने वाली है, लेकिन आप गौर करिए इसमें मेथड चेंज होने वाली है। जैसे ही इसकी मेथड चेंज होगी तो ये दूसरे कंट्रोलर को कॉल करेगा, दूसरे राउट्स को कॉल करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर जाते हैं, देन हम कंट्रोल यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आया कंट्रोल, देन प्रोडक्ट राउट पर गए। अभी उसने देखा कि यहाँ तो पोस्ट मेथड है तो ये क्रिएट करने वाला है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक दूसरी मेथड बनाना पड़ेगी, राउटर डॉट गेट, क्योंकि हम ऑल प्रोडक्ट को सेंड करने वाले। तो जैसे ही गेट मेथड देखेगा तो ये दूसरे हमारे एक कंट्रोलर को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स नाम का कंट्रोलर बनाएंगे, जिसमें जिसमें हम सेम कोड लिखेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, लेकिन जो डेटाबेस का कॉल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम इस कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो हमने ट्राई कैच ब्लॉक को कॉपी किया एंड यहाँ से इस कोड को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली रिजल्ट्स प्रिपेयर करेंगे एंड अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम प्रोडक्ट डॉट फाइंड इस मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड का यूज करा हमने और रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स को सेट कर दिया 200, क्योंकि हम इसे ओके रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं। देन जेसन, जेसन के अंदर मैसेज जाएगा सक्सेस, एंड यहाँ से हम प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं रिजल्ट्स के अंदर। देखिए
तो इसे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना नहीं भूलना है। जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे राउट्स पर जाए और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करे। तो गेट प्रोडक्ट्स देखिए हमने जैसे ही लिखा, वो यहाँ पर हमने रिक्वायर कर लिया इसको, और अब हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन पर जाएंगे। यहाँ से मैंने पहले भी प्रोडक्ट को इंसर्ट किया है। सो जब हम ऑल एपीआई को कॉल करेंगे, ये होने वाली गेट ऑल प्रोडक्ट, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको गेट पास करना है मेथड में, एंड यूआरएल पैटर्न सेम रहेगा। जैसे इंटर करेंगे, देखिए हमारे पास सभी की सभी प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है। ये हमने ये लेटेस्ट प्रोडक्ट को फेच किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एपीआई। अब इसमें आप गौर करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर कॉलोन आईडी को ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक डायनेमिकली आईडी को हम हमारे पोस्टमैन से कॉल कर सकते हैं। देखिए गेट वन प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप कोई भी आईडी को पास कर सकते हैं जिस आईडी का आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस एपीआई का यूज़ करना होगा। देखिए, तो इस तरह से एपीआई को किस तरह से डेवलप करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम फिर से यहाँ पर आएंगे राउटर के अंदर फिर क्या करेंगे, अब फिर से हमें गेट मेथड की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हमें गेट गेट मेथड की ज़रूरत है। सो क्योंकि हम रिसोर्स को गेट करने वाले हैं, देन राउटर डॉट गेट, देन यहाँ पर लेंगे हम सिंगल कोट स्लैश कॉलन आईडी। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बाद, देखिए आप इंडेक्स डॉट जेएस में, प्रोडक्ट्स के बाद हम स्लैश आईडी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस एपीआई में। जैसे ही वो आईडी देखेगा तो इस राउटर को कॉल करेगा, और जैसे ही इस राउटर को कॉल करेगा तो हमें एक नया कंट्रोलर फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि एक कंट्रोलर में रहेगा, प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, देन असिंक, देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, देन कॉल बैक फंक्शन। सिमिलर हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया, और इतने कोड को हमने हटा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर बिजनेस लॉजिक चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेना है, अवेट कीवर्ड, क्योंकि ये प्रॉमिस को रिटर्न करता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने मॉडल को कॉल किया, देन यहाँ पर लिखेंगे अलग मेथड फाइंड बाय आईडी। देखिए जैसे ही फाइंड बाय आईडी पे कॉल करेंगे तो आप यहाँ पर हमें एक आईडी पास करना पड़ेगी, और वो आईडी हमारे पास कहाँ से आएंगी, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। क्योंकि देखिए जो भी हमारी आईडी आ रही है, ये कॉलन आईडी, ये परम्स के अंदर आ रही है, तो परम्स के अंदर से हम आईडी को फेच करेंगे एंड आईडी के अंदर वेरिएबल में पास करेंगे, और यहाँ से इसे यहाँ इंसर्ट कर देंगे फाइंड बाय आईडी के अंदर। तो यहाँ से जो रिजल्ट है हमारा वो यहाँ पर चले जाएगा। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर देते हैं या डेटा कर देते हैं जनरिक बनाने के लिए, तो यहाँ भी डेटा कर देते हैं एंड यहाँ भी डेटा कर देते हैं, ताकि जनरिक एक रिस्पॉन्स तैयार हो। देखिए यहाँ पर हमने सक्सेस कर दिया। अब इस फंक्शन को, जो कंट्रोलर फंक्शन है, उसे हमें एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमें राउटर पे जाएंगे और यहाँ पर फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। देखिए ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है। सो सजेस्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। कंट्रोल एस करें, जैसे सेव करें, हमारा सर्वर प्रिपेयर हो गया रिक्वेस्ट को लेने के लिए। अब यहाँ पर जाएंगे हम एंड इस एपीआई को कॉल करेंगे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। देखिए आप प्रोडक्ट्स पास कर रहे हैं, उसके आगे हम आईडी को पास कर रहे हैं। जैसे आईडी को पास कर रहे हैं, देखिए मैसेज एंड डेटा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हमें एक और एपीआई को डेवलप करने हैं, जो है कि पुट एपीआई। पुट एपीआई जनरली हम यूज करते हैं प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए। यदि आपने पोस्ट करते वक्त, प्रोडक्ट को क्रिएट करते वक्त कोई गलती कर दी है, जैसे प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस या अवेलेबल स्टॉक में कोई गलती कर दी है, गलती से कोई डिफरेंट नेम को डाल दिया, तो अब आपको उसे ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि आप उस गलती को, आप उस मिस्टेक को इम्प्रूव सही कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर पुट एपीआई को डेवलप करने वाले। सो पुट एपीआई में हम दो चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। एक तो आईडी, कि किस आईडी पर आपको प्रोडक्ट को अपडेट करना है और किस पेलोड को अपडेट करना है। सो हम दो चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले एक साथ इस पुट एपीआई में। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे राउट्स प्रोडक्ट राउट्स के अंदर, एंड यहाँ पर एक और राउटर बनाएंगे, राउटर डॉट पुट। देखिए इसी ये पुट मेथड कॉल होंगी तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लैश कॉलन आईडी को यहाँ से पास करेंगे। देखिए गेट मेथड आएंगे तो ये कॉल होगा, पुट मेथड आएंगे तो ये कॉल होगा। अब यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे इस कंट्रोलर के अंदर, और इस कंट्रोलर में यहाँ पर जाएगी हम कॉन्स्ट
अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी, देन असिंक लिखेंगे, देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कॉलबैक फंक्शन, एरो फंक्शन को बनाएंगे और इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। देखिए एक्सपोर्ट कर दिया। हम सेम यहाँ के कोड को यूज़ कर सकते हैं, तो कॉपी किया, पेस्ट किया, देन इतने कोड को हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी को भी एक्सट्रैक्ट करना है, उसके साथ साथ यहाँ पर हमें बॉडी को भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पर ले गए। अब अपडेट कैसा होता है हमारे मोंगोडीबी में, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट डॉक प्रिपेयर करेंगे। एंड यहाँ पर एक स्पेशल कीवर्ड होता है मोंगोडीबी के अंदर, डॉलर सेट। डॉलर सेट ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी की वैल्यू कर दोगे, जैसा अभी हमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से बॉडी डॉट प्रोडक्ट नेम को ले गए और अपडेट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखिए हम केवल एक ही की को यहाँ पर ले रहे हैं। इस तरह से यदि हमें पूरे प्रोडक्ट के फील्ड्स को यहाँ पर लेना है, तो हम यहाँ पर फिर से हमको यहाँ पर प्राइस, देन बॉडी डॉट प्राइस, यहाँ पर पूरी फील्ड्स को लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, यहाँ पर आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉडी हमारे पास आ रही है, जो बॉडी यहाँ से आ रही है, देखिए पेलोड से, अभी हम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, पुट के अंदर देखिए जो बॉडी आ रही है उसे हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो स्प्रेड हमने जैसे ही कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी के सभी की एंड वैल्यू आ गए नए वाले, जो हमें अपडेट करना है। तो जिसको अपडेट करना है, जिस जिस फील्ड में अपडेट होने वाला है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और जिस फील्ड के अंदर एग्जिस्टिंग सेम वैल्यू है, तो वो सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो इससे जो सेम वैल्यू है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा ये अपडेट ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इसके लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना है, अवेट का यूज़ करेंगे, देन प्रोडक्ट मॉडल का यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम आईडी को पहले पैरामीटर में पास करेंगे, देन दूसरे पैरामीटर में अपडेट डॉक पास करेंगे। तो जो देखो इस आईडी पर अपडेट करना है और इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेटेड। ओके, एंड यहाँ से इसे हटा देंगे। तो ओनली इसके अंदर हम एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये हमारी जो कंट्रोलर वो प्रिपेयर हो गया, इसे हमें एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसे हमें राउट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। देखिए जैसे ही अपडेट अपडेट प्रोडक्ट, देखिए अपडेट प्रोडक्ट जैसे ही हमारी पुट मेथड पर कॉल आता है क्लाइंट की तरफ से, तो ये जो कंट्रोलर है वो कॉल होना चाहिए। तो ये कंट्रोलर को हमने कॉल कर दिया है, कॉल होना चाहिए। अब इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो आईडी ली थी गेट बाय आईडी के अंदर, उसी आईडी को यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आईडी ये होने वाली है, एंड इसके अंदर इतने, सबसे पहले हम आईडी को पास कर देते हैं। यहाँ पर ये आईडी पास हो गया। अब इसके अंदर जो पेलोड था, उस पेलोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। देखिए उस पेलोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर आए, यहाँ से हमने पेलोड पास किया। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा था। अब इसे हम लिखेंगे अपडेटेड। इसको टेस्ट करने से पहले एक चीज हम इंसर्ट करना भूल गए यहाँ पर। देखिए जब भी प्रोडक्ट अपडेट हो, तो हम चाहते हैं कि अपडेटेड डेट भी इसके अंदर अपडेट हो जाए। तो हम जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक अपडेटेड ऐड की को ऐड कर देते हैं, और इसमें लिखते हैं डेट डॉट नाउ कि ये कब अपडेट हुआ है। तो इससे हमें अपडेटेड डेट भी ऐड हो जाएगा। देखिए हमने ऐड कर दिया। अब इस एपीआई को हम टेस्ट करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर इसे अपडेट करा और इसे हिट करेंगे। देखिए अपडेट आ गया हमारे पास, रिस्पॉन्स 200। अब ये आईडी को चेक करेंगे कि ये अपडेट हुआ या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर गेट वन प्रोडक्ट पर जाएंगे, एंड यहाँ पर इस आईडी को पास करेंगे जो कि ऑलरेडी थी। देखिए यहाँ पर ये हमने प्रोडक्ट नेम को अपडेट किया था, और देखिए अपडेटेड 8 ये भी चेंज हो गया, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को 18/12/2023 में इस डेट पर क्रिएट किया था, 18 में क्रिएट किया था, और अपडेट जो किया है इसे 19 में किया है। सो देखिए इस तरह से अपडेटेड डेट वर्क करता है। अब इसके बाद हमें डिलीट एपीआई को डेवलप करना है। डिलीट एपीआई के अंदर आप गौर कीजिए कि इसमें मेथड जो है वो डिफरेंट होने वाली है। डिलीट एंड हमारा यूआरएल पैटर्न जो है वो सेम होने वाला है एज अपडेट का। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आईडी आएंगी कि किस आईडी को डिलीट करना है, और मेथड नेम चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर राउट में जाएंगे हमारे,
राउट में जाने के बाद यहाँ पर राउटर के अंदर राउटर डॉट डिलीट मेथड को कॉल करेंगे। जैसे डिलीट मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ से हमें आईडी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें फिर से कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि जिसका नाम होगा डिलीट बाय आईडी। ओके, यहाँ पर फिर से असिंक फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एरो फंक्शन। अब सिमिलर हम यहाँ पर कोड को रीयूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया एंड पेस्ट किया। देन हमारा जो कैच ब्लॉक है वो तो कोड वैसी की वैसी रहेगा एंड ये जो कोड ब्लॉक है हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम इस फंक्शन को भी हटा देंगे। तो देखिए हमें आईडी तो एक्सट्रैक्ट करना ही था क्योंकि रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें आईडी को एक्सेप्ट करना है, किस आईडी से हमें डिलीट करना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अवेट देन प्रोडक्ट डॉट डिलीट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, इस फंक्शन का यूज करना है। देन यहाँ पर आईडी को पास कर देना है। यदि आईडी के बेसिस पर डिलीट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें एक रिस्पॉन्स भेजना है डिलीटेड सिंपली, और इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पर जो राउटर डॉट डिलीट मेथड के अंदर हमने यूआरएल पैटर्न दिया था यहाँ पर कॉल करना है डिलीट बाय आईडी। देखिए जैसे डिलीट बाय आईडी कॉल करें ये रिक्वायर हो गया यहाँ से। अब हमारी जो एपीआई वेबसाइट हमको टेस्ट करना है, तो जो प्रोडक्ट हमने अपडेट किया था हम उसी प्रोडक्ट को डिलीट करने वाले। तो यहाँ से हमने आईडी को कॉपी किया और यहाँ पर गए डिलीट प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर हम डिलीट पास कर रहे हैं एंड हमारा प्रोडक्ट्स उसके बाद आईडी होने वाला है। तो हमने जैसे ही इसको हिट इंटर किया, देखिए हमें मैसेज डिलीटेड आ गया और स्टेटस कोड 200 आ गया। इसका मतलब हमारा ये रिसोर्स जो है मोंगोडीबी कलेक्शन से डिलीट हो चुका है। अब इसे वेरीफाई करना है तो उसके लिए हम गेट वन प्रोडक्ट बाय आईडी इसको कॉल करेंगे एंड यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए मैसेज सक्सेस आ रहा है लेकिन ये डेटा के अंदर नल आ रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा डिलीट हो गया है। ओके, सो हमने अभी तक प्रोडक्ट एपीआई को डेवलप किया जिसमें हमने क्रिएट प्रोडक्ट किया, पोस्ट प्रोडक्ट किया, देन गेट प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स किया, देन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी किया, देन अपडेट किया, जो प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो हम पुट मेथड के थ्रू अपडेट किया। उसके बाद यदि प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो हमें डिलीट मेथड के थ्रू प्रोडक्ट को डिलीट भी किया। Now we are going to develop register API and login API. So register API के अंदर हम इस तरह का पेलोड लेने वाले हैं जिसमें नेम, ईमेल एंड पासवर्ड होगा एंड लॉगिन API के अंदर हम ईमेल एंड पासवर्ड को लेंगे। सो अब हम इसे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जैसा हमने प्रोडक्ट्स API के लिए हमने एक मेन URL पैटर्न लिया था जो कि एक जेनरिक URL पैटर्न था और उसे हमने एज ए मिडिलवेयर पास किया था और उस मिडिलवेयर के जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर हमने प्रोडक्ट के राउट को पास किया था और इसके अंदर जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, देखिए जैसे पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, ये सभी ऑपरेशंस इस मिडिलवेयर से रिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर्स के अंदर जो रजिस्टर ऑपरेशन होगा और जो लॉगिन ऑपरेशन होगा उसके लिए हम यहाँ पर app.use/users को ऐड करेंगे और इसके जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर हम हमारा यूजर्स राउट का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम चाहेंगे राउट के अंदर और यहाँ पर एक नया राउट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यूजर राउट्स डॉट जेएस। अब यहाँ पर हमें न्यू राउट बनाना है तो हमें राउटर को रिक्वायर करना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस से हम राउटर को रिक्वायर करते हैं, एक्सप्रेस देन राउटर, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। देन यहाँ पर हम इस राउटर को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट करवा देंगे। तो राउटर के अंदर हम जो भी मेथड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इस राउटर से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं राउटर डॉट पोस्ट एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर्स स्लैश रजिस्टर। सो ये जो यूआरएल पैटर्न रिजॉल्व किस तरह से होगा, जैसे यूजर्स स्लैश रजिस्टर। देखिए सो जैसे ही रजिस्टर एपीआई कॉल होगी तो इस कॉलबैक फंक्शन को इसे कॉल करना है। सो अब यहाँ पर हम कॉलबैक फंक्शन न लिखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, सॉरी, जिसका नाम रहेगा यूजर कंट्रोलर। जिस तरह से हमने प्रोडक्ट के कंट्रोलर बनाया था इन द सेम वे हम यूजर का कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर और इसके अंदर यहाँ पर हमारा ये असिंग फंक्शन होने वाला है और इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा। ओके, और इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से। देन हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दिया रजिस्टर यूजर। देखिए जैसे हमने एक्सपोर्ट करा, फंक्शन को कॉपी किया, सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि
बॉडी को डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, जिसमें हम ईमेल मिलेगा हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पर ईमेल के बाद पासवर्ड देन नेम। इस तरह से हमने जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, देखिए इस तरह से हमारा जो बॉडी पास होने वाली है, इसे हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब डिस्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक इफ यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉन्स लिखेंगे, यूजर लिखेंगे, देन अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, देन यूजर मॉडल को हमें कॉल करना पड़ेगा। सो यूजर मॉडल को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, यूजर इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स से यूजर को रिक्वायर कर लिया हमने, देखिए। देन इस यूजर मॉडल से हम एक फाइंड मेथड को कॉल करेंगे, फाइंड वन, क्योंकि हमें एक यूजर की इंफॉर्मेशन को फेच करना है। सो ईमेल पास करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ईमेल पास करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इस ईमेल जो ऑलरेडी ईमेल हमारे क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, मतलब पोस्टमैन की तरफ से ईमेल यदि जो भी आ रहा है, उससे हम हमारे डेटाबेस में कलेक्शन में चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी ये यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ है। यदि ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर या यूज़र वेरिएबल में कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा वैलिड। तो यदि ये वैलिड ऑब्जेक्ट रहा तो हम यहाँ से हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 कॉन्फ्लिक्ट देंगे, देन जेसन को रिटर्न करेंगे कि यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हमें इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करना है। तो यदि क्लाइंट पर ये मैसेज जाएगा तो हमारे जो हम क्लाइंट होगा वो उसे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करवा देगा। ओके, अब हमें चेक करना है, अब हमें क्या करना है कि यूज़र ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट यूज़र इन्फो, ओके। देन यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू यूज़र एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पास कर देंगे, जो भी हमारी बॉडी आ रही है। तो उसके अंदर क्या था, ये ईमेल पासवर्ड एंड नेम। एंड अब हमें क्या करना है कि जो ये पासवर्ड हमारे क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, देखिए ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं है, तो इस पासवर्ड को हमें इनक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजर इन्फो डॉट पासवर्ड। सो इस पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट करेंगे अवेट कीवर्ड का लगा के। देन एक जो हमारा मॉड्यूल था बी क्रिप्ट, उस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट बी क्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर बी क्रिप्ट। सो इस मॉडल की हेल्प से हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। देन हैश हैश फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है, और इसके अंदर हम पहला पैरामीटर जो पास करेंगे वो पासवर्ड पास करेंगे जो क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, एंड दूसरा पैरामीटर जो पास करेंगे हम हैश पास करेंगे, देखिए। सो ये हैश हमने पास किया, इससे पासवर्ड इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के बाद हम इस डेटा को सेव करना है, तो यूजर इन्फो डॉट सेव एक मेथड कॉल करेंगे। देन यहाँ से हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, क्योंकि हमने यहाँ पर नया रिसोर्स को क्रिएट किया इसलिए यहाँ पर 201। देन मैसेज पास करेंगे सक्सेस करके। अब इस कोड को हमें एरर प्रूफ बनाना है, तो हमें इस पूरे कोड को ट्राई एंड कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इस कोड को कट करते हैं। देन इसे ट्राई में लिखेंगे, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। देन कैच ब्लॉक में एरर को हैंडल कर लेंगे, यदि इन केस इफ सम एरर इज कम, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, देन यहाँ पर हम जेनरिक एरर कोड पास करेंगे 500। देन जेसन के अंदर हम मैसेज पास करेंगे इंटरनल सर्वर एरर, ओके। देखिए ये हमने सेव कर दिया। अब इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया था। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो राउट बनाया था यूजर, वहां पर इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तभी यदि कोई कॉल रजिस्टर पोस्ट मेथड और रजिस्टर पे कोई कॉल आता है यूआरएल पैटर्न पर, तो हमारा ये राउट कॉल होना चाहिए। तो ये लिखेंगे रजिस्टर यूजर, देखिए जैसे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सो ये रिक्वायर हो गया हमारे कंट्रोलर से। सो जब भी यहाँ पर कोई कंट्रोल आएगा, एपीआई कॉल आएगा, पोस्ट एपीआई कॉल एंड रजिस्टर, तो इस फंक्शन पर जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर जाने के बाद ये यूजर रजिस्टर हो जाएगा, ओके। अब हमें इंडेक्स डॉट जेएस पर आना है, और यहाँ पर हमें राउट को ऐड करना है। सो यूजर राउट को ऐड करेंगे। सो हम देख लेते हैं, इसे हमें एक्सपोर्ट किया, यस हमने इसे एक्सपोर्ट किया। अब इसे ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर राउट्स इक्वल टू रिक्वायर
राउट्स राउट्स स्लैश यूज़र। देखिए हमने इसे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे और अब देखिए अब हम यूज़र्स स्लैश इससे करके उससे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट, हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। नाउ वी विल टेस्ट दिस एपीआई फ्रॉम पोस्टमैन। देखिए सर्वर इज स्टार्टेड एंड मोंगोडीबी से कनेक्ट हो गया। पोस्टमैन से इसे हम हिट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर यूजर्स स्लैश रजिस्टर एपीआई कॉल कर रहे हैं और पोस्ट एपीआई है और नेम देखिए नेम है यहाँ पर शफीक एंड ईमेल shafiq@gmail.com एंड हमारा पासवर्ड है 123। अब इसे हम सेंड करेंगे। देखिए जैसे सेंड करें हमने तो अब हमें देखना है कि ये यूज़र हमारे डेटाबेस में क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम हमारे डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, चेक करिए। देखिए यहाँ पर यूजर्स कलेक्शन बन गया है और यूजर कलेक्शन बनने के बाद साथ साथ हमारा यूजर भी क्रिएट हो गया। देखिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड देखिए यदि किसी को हमारा डेटाबेस एक्सेस भी हो जाता है तो वो पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमारा डेटाबेस में सेव हो गया। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट लॉगिन एपीआई। सो लॉगिन एपीआई के लिए भी हम सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक लिखेंगे। हम हमारे सर्वर पर जाएंगे, यहाँ से राउट्स पर जाएंगे। राउट्स पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक और राउटर बनाएंगे जिसकी मेथड जो है पोस्ट होने वाली है और इसके अंदर हम लॉगिन यूआरएल पैटर्न को कॉल करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर रजिस्टर यूजर फंक्शन बनाया था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट लॉगिन यूजर। ओके, यहाँ पर असिंक लिखेंगे, देन रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स, देन यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दी और इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट कर देना है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसे भी ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लेते हैं क्योंकि हमें इस कोड को भी एरर प्रूफ बनाना है। देन ट्राई कैच, देन इस कोड को रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर लिया। अब सेम हमें ईमेल एंड पासवर्ड मिलने वाला है हमारे क्लाइंट की तरफ से। सो ईमेल एंड पासवर्ड मिलने वाला है इसलिए हम इसके अंदर इसे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ईमेल को एंड पासवर्ड को। सो ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ओके, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि यदि कोई यूजर लॉगिन होने के लिए आ रहा है तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर यूजर इक्वल टू यूजर डॉट अवेट यूजर डॉट फाइंड वन एंड इसके अंदर भी हम ईमेल पास करते हैं। देखिए ईमेल से हम यूज़र को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये यूज़र इस कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि अभी लॉगिन के लिए आ रहा है, तो लॉगिन के लिए आने के लिए इस यूज़र को हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं है इसका मतलब ये अनऑथराइज यूज़र है। सो अभी चेक करेंगे, यदि यूज़र नहीं है तो हमें एक रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 अनऑथराइज देन जेसन। और यहाँ पर हम मैसेज में सिंपली लिखेंगे ऑथ फेल्ड, यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। देखिए सो हम ये मैसेज सेंड करवा देंगे। नाउ अभी हमने ये स्टेप पास कर लिए कि हमने अनऑथराइज यूजर को देख लिए कि जो यूजर रजिस्टर्ड नहीं है और वो डायरेक्ट लॉगिन के लिए आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन हमने लिख दी है हमारे एपीआई को सिक्योर बनाने के लिए। अब यदि यूज़र ईमेल भी है, उसके पास पासवर्ड भी है, लेकिन वो यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो उसको चेक करेंगे। पासवर्ड को मैच कर लेते हैं, चेक पासवर्ड। यदि पासवर्ड सही है इसका मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है। इस पासवर्ड मैच चेक करेंगे, देन यहाँ पर अवेट लिखेंगे एंड यहाँ पर हमने जो बिक्रिप्ट मॉड्यूल का यूज़ किया था उस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें पहला पैरामीटर वो रहता है जो कि क्लाइंट की तरफ से पासवर्ड आ रहा है, तो हम जो पासवर्ड पास करेंगे हमारी एपीआई के थ्रू वो यहाँ पर रहेगा और दूसरा पासवर्ड वो रहेगा जो डेटाबेस से आया है, तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। सो यूज़र डॉट यहाँ पर भी ये पासवर्ड होगा। सो दोनों पासवर्ड इसको देंगे और ये जो इनक्रिप्शन वाला मॉड्यूल है वो इस पासवर्ड को कंपेयर करेगा। यदि पासवर्ड इक्वल नहीं रहता है, इस पासवर्ड मैच नहीं होता है, इसका मतलब ये यूज़र भी अनऑथराइज है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेम मैसेज को रिटर्न करवाना है। यदि ये दोनों कंडीशन पास हो जाती है इसका मतलब हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों राइट है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि यूज़र ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे हमें JWT टोकन बनाना है। तो ईमेल लिखेंगे यहाँ पर, देन यू नेम को लिखेंगे,
देन यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट नेम कॉमा आईडी, सो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। सो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम JWT टोकन को बनाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, JWT टोकन को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर हमें एक मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा जिसका नाम है JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। इस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। देन यहाँ पर लिखूंगा मैं JWT डॉट साइन। देखिए ये मेथड को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम जो पेलोड बनाए हैं यूज़र ऑब्जेक्ट, इस पेलोड को डालेंगे। एंड दूसरा पैरामीटर इसके अंदर जो रहेगा वो सीक्रेट रहेगा। तो हम सीक्रेट कहाँ से हमने कॉल करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट, अब इसका की को देखना है, ये JWT सीक्रेट, हम इस की का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हमने पास कर दिया। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा, हम एक्सपायर कितने टाइम में इसको करने वाले। सो इसके लिए हमने दी थी 4 आवर्स। सो इस टोकन को हम 4 घंटे में एक्सपायर करने वाले हैं। सो इस तरह से हमारा ये JWT टोकन तैयार हो जाएगा और हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये पेलोड इसमें पास होगा। देन अब हमें क्या करना है कि लॉगिन जो JWT टोकन है उसे रिस्पॉन्स में क्लाइंट को भेजना है। मतलब अभी हमारा क्लाइंट जो पोस्टमैन है तो उसको भेजना है। इसके लिए हम हमारे यूज़र ऑब्जेक्ट को तैयार करेंगे। तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट JWT टोकन, उसी के अंदर ऐड कर देंगे। देन JWT टोकन, देन यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, ओके। देन जेसन मैसेज सक्सेस, देन हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट। सो डेटा के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट चले जाएगा। ये हमारी एपीआई लॉगिन की बन के तैयार हो गई। देखिए अभी हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं। ईमेल एंड पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया। सबसे पहले ईमेल से हमने यूज़र को चेक किया, यूज़र हमारे डेटाबेस में है या नहीं। यदि यूज़र नहीं है इसका मतलब अनऑथराइज यूज़र है। जो यूज़र रजिस्टर नहीं हुआ है और विदाउट रजिस्टर्ड यूज़र हमारे लॉगिन करने के लिए आ रहा है, तो उस केस को हमने हैंडल कर लिया। उसके बाद हमने पासवर्ड को मैच करा। यदि यूज़र रजिस्टर्ड है तो उसने करेक्ट पासवर्ड यूज़ किया है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर bcrypt लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिससे हमने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था उसी से हम bcrypt कर रहे हैं। सो डिक्रिप्शन कर रहे हैं। तो यूज़र पासवर्ड जो क्लाइंट से आ रहा है वो, एंड ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो डेटाबेस से आ रहा है वो, उन दोनों को ये कंपेयर करेगा। यदि ये पासवर्ड करेक्ट होगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो यदि ये फॉल्स रहा तो मतलब पासवर्ड करेक्ट नहीं है। यदि यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, JWT टोकन को प्रिपेयर करेंगे। और JWT टोकन को प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया। तो पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट, दूसरा पैरामीटर सीक्रेट, एंड तीसरा पैरामीटर में हम ऑप्शंस पास करना होता है जिसके अंदर हम एक्सपायर्स इन, कितने घंटे में या कितने मिनट में हमको JWT टोकन को एक्सपायर करना है। और उस टोकन को हमने इस ऑब्जेक्ट में अटैच कर दिया एंड इस ऑब्जेक्ट को हमने हमारे रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। सो हमने इसे सेव कर दिया और यहाँ पर आए इस लॉगिन पर और यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन यूज़र। देखिए ये फंक्शन हमने पास कर लिया। अब हम इंडेक्स डॉट जेएस से इसके फ्लो को समझ लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट आई यूज़र्स पर और यहाँ पर आए, और जैसी लॉगिन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है पोस्ट एपीआई लॉगिन, तो वो लॉगिन यूज़र के ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा और लॉगिन का जो लॉजिक है वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा और हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जो यूज़र से रजिस्टर किया था उसी यूज़र से हमको लॉगिन करने का है। देखिए तो shafiq@gmail.com। अब यदि यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो हमें रिस्पॉन्स आना चाहिए। देखिए ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, सक्सेस एंड शफीक एंड दिस वन। सो ये हमारा एक टोकन प्रिपेयर हो चुका है। देखिए अब इस टोकन को हम चेक कर सकते हैं कि इस टोकन में कितनी चीज़ें हैं। तो jwt.io पर जाएगी एंड इस वेबसाइट पे जाकर आप अपने टोकन को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना टोकन लिया एंड इसे यहाँ पर पुट किया। देखिए इसने एल्गोरिदम HS256 यूज किया, इसका टाइप JWT है और इसके अंदर पेलोड क्या यूज़ हुआ है, इसमें ईमेल नेम I_ID IIT एक्सपायर, देखिए एक्सपायर कब होने वाला है, उसके बाद ये, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अभी हमने यहाँ पर रजिस्टर एपीआई एंड लॉगिन एपीआई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम बेसिकली हमारे जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेस है, जैसे प्रोडक्ट के अंदर हमारे राउट्स कहाँ यहाँ पर है। देखिए ये जो है ये सिक्योर रिसोर्स है एंड पोस्ट पुट एंड डिलीट ये हमारा सिक्योर रिसोर्स होने वाले।
सो इनको ऑपरेशन कर परफॉर्म करने से पहले हमें एक ऐसा मिडिलवेयर लिखना है जिसमें हमारा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म चेक हो, जेडब्ल्यूटी टोकन चेक हो। उसी के बाद यदि जेडब्ल्यूटी टोकन करेक्ट होगा, उसी के बाद इस रिसोर्सेज को उन्हें क्रिएट करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक अलग से एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे auth.js। देन यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं जिसका नाम रहेगा इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। ओके, ये एक मिडिलवेयर फंक्शन है, तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट पैरामीटर को लेने वाले हैं, क्योंकि यदि यहाँ से सब कुछ सही होता है तो हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, और नेक्स्ट फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो ये बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। और इसके अंदर हम सिंक लिख देते हैं। देन यहाँ पर हमें JWT टोकन को रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोकन जो आएगा उसे डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेसन वेब टोकन। देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हेडर को चेक करना है। सो ऑथ हेडर को चेक करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और इसके अंदर हम ऑथराइजेशन जो यहाँ पर हम पास करेंगे, देखिए जैसे हमें प्रोडक्ट को क्रिएट करना है तो उसके हेडर के अंदर हम टोकन पास करेंगे। अब टोकन को ऑथराइजेशन की रहेगी, उसकी वैल्यू टोकन रहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑथराइजेशन की जो है ऑथराइजेशन, तो ये स्मॉल ए होने वाला है। तो हम से सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हेडर के अंदर ऑथराइजेशन आ रहा है कि नहीं। यदि ऑथ हेडर, इसे ऑथ हेडर दे देते हैं, ऑथ हेडर नहीं है तो हम इस टोकन को बोलेंगे, मतलब इस रिक्वेस्ट को हमें रिटर्न कर देना है, एंड देन रिस्पॉन्स, देन स्टेटस भेज देना है वापस 4033। एंड सिंपल यहाँ पर हम मैसेज लिख सकते हैं अनऑथोराइज्ड। सो ये हमारी मेथड जो है अनऑथराइज हो जाएंगी। मतलब यदि हमने इस एपीआई को कॉल करना है और इसके अंदर हम ऑथराइजेशन भेज नहीं रहे हैं, पहले कंडीशन, अभी तो हम चेक ही नहीं कर रहे कि ये टोकन वैलिड है या नहीं है। सिंपली हम चेक कर रहे हैं कि इसके हेडर की के अंदर ऑथराइजेशन है या नहीं, और यदि नहीं रहता है तो हम यहाँ से अनऑथराइज भेज देंगे। यदि अब हमें ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना है इस चीज़ को, यदि ऑथराइजेशन हेडर होता है तब हमें क्या करना है, तब हमें ऑथराइजेशन हेडर की वैलिडिटी को चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम यहाँ पर चेक वैलिड JWT टोकन। देन यहाँ पर हम डिकोडेड ऑब्जेक्ट को लेंगे, देन JWT डॉट वेरीफाई फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम टोकन पास करेंगे। ओके, सो हमारा टोकन किस में आने वाला है, ऑथ हेडर के अंदर आने वाला है। देन यहाँ पर हमें वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें प्रोसेस, अब इसकी सीक्रेट की को देना पड़ेगा। सो प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ से हम सीक्रेट की को कॉपी करेंगे env से jwt डॉट सीक्रेट। देखिए, जिस की से हमने इनक्रिप्ट किया था उसी की से ये डिक्रिप्ट होगा। अगर ये डिक्रिप्ट प्रॉपर हो गया तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका यूज़ हमने इनक्रिप्ट करने में करा था। तो हमने डिकोडेड ऑब्जेक्ट ले लिया। यदि ये डिक्रिप्ट प्रॉपर हो गया, इसका मतलब ये है कि ये करेक्ट टोकन है, तो इसे हमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है। मतलब ये रिसोर्सेज जो सिक्योर रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यदि इसको इनक्रिप्ट इसको डिक्रिप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कैच ब्लॉक में चले जाएगा, और ये यहाँ पर ये अनऑथराइज टोकन होगा। ओके, इसके अंदर हम लिख सकते हैं टोकन इज नॉट करेक्ट और एक्सपायर्ड सेम। और यहाँ पर हम एक और सिक्योर चेक लगा सकते हैं कि यदि टोकन डिकोडेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम यहाँ से एक एरर मैसेज को सेंड कर दें। देखिए, यहाँ से कॉपी किया पूरा इसको एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए, तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है वेरीफाई टोकन, यदि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो वो कैच में चले जाएगा, और यदि ये टोकन एक्सपायर्ड रहता है या कुछ डिकोडेड प्रॉपर नहीं होता है तो ये नल आएगा, और जैसे ही ये नल आया तो यहाँ पर फिर से हम इसे अनऑथराइज टोकन बोल देंगे। और यदि एवरीथिंग इज राइट, यदि टोकन सही है, तब ये नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन कहाँ कॉल होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। इस फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस फंक्शन को हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर राउट्स जो है प्रोडक्ट के राउट,
इनके अंदर एज ए मिडिलवेयर पास कर देना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। देखिए जैसे ये फंक्शन लिखा, ये यहाँ से रिक्वायर होके आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही पोस्ट एपीआई प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, उससे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर टोकन टोकन चेक होगा कि हेडर के अंदर ऑथराइजेशन की है या नहीं। उसके बाद टोकन चेक होगा, टोकन है या नहीं, और टोकन वैलिड टोकन है या नहीं। यदि सब कुछ वैलिड रहेगा, उसी के बाद ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा। और जैसे ही नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पर जाएगा क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर, और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इन द सेम वे हमारे पास जितने ऑथेंटिकेटेड और सिक्योर राउट है, तो हमें उससे पहले इस मिडिलवेयर फंक्शन को कॉल करना है। देखिए तो हमारे पास 3 है, पुट, डिलीट एंड पोस्ट। तो तीनों के अंदर हमने कॉल कर दिया। एंड इसके अंदर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे ही आपका ये टोकन डिकोड हो जाता है, तो आप इसको इसको है ना यूज़र इन्फो के अंदर आप ऐड करवा सकते हो। आपके यदि फ्यूचर में आपको इस डिकोडेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है फ्रिक्वेंटली, मतलब इसके अंदर हम यूज़र का रोल रख सकते हैं, यूज़र का नेम रख सकते हैं, यूज़र का आईडी रख सकते हैं। यदि आपको सब्सिक्वेंट इंटरनल किसी ऐसी सर्विस को कॉल करना है जिसके अंदर हमें फ्रिक्वेंटली रोल की ज़रूरत है या आईडी की ज़रूरत है, ईमेल की ज़रूरत है, तो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी प्रिंट कराएंगे ना, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखेंगी कंसोल डॉट लॉग। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र इन्फो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इन्फो, कॉपी, यहाँ से मैंने लिखा, यहाँ पर यूज़र इन्फो। देखिए अब यदि हम अब जैसे ही हमारा प्रोडक्ट के लिए एपीआई कॉल आता है, और यदि ये पोस्ट एपीआई कॉल है, सबसे पहले इसका ऑथेंटिकेशन चेक होगा। ओके, सो अब हम इस फ्लो को पूरा फ्लो को टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने ये टोकन को कॉपी किया। टोकन को कॉपी करने के बाद हम हमारे प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट को हम नाउ विल ट्राई टू क्रिएट विदाउट टोकन, इट शुड गिव एन एरर। देखिए अनऑथराइज दिया इसने, अन403। अब हम यहाँ पर केवल ऑथराइजेशन पास कर रहे हैं और फिर से कॉल करते हैं, फिर इसने अनऑथराइज दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे टोकन को पास करेंगे जो वैलिड टोकन है, और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे। देखिए तो क्रिएट सक्सेसफुल हो गया, 201 आया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं यूज़र इन्फो, ये यूज़र इन्फो हमारे क्रिएट प्रोडक्ट में जो रिक्वेस्ट यूज़र इन्फो है, ये रिक्वेस्ट यूज़र इन्फो को हमने कहाँ पर ऐड किया था, ऑथेंटिकेट करते वक्त यहाँ पर ऐड किया था। देखिए जब हमारा सबसे पहले इंश्योर ऑथेंटिकेटेड कॉल हुआ, इंश्योर ऑथेंटिकेटेड करने के बाद इसने टोकन को वेरीफाई किया। टोकन को वेरीफाई करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वेरिफिकेशन के बाद, उसको इसने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर दिया, और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूज़र इन्फो को यहाँ पर एक्सेस कर सकते। देखिए यदि हमें इस ईमेल की ज़रूरत है, नेम की ज़रूरत है या आईडी की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से फेच करके हमारे जो भी टास्क है उसको परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पे पोस्ट किया, देन हमें सिक्योर एपीआई को टेस्ट करना है पुट के अंदर भी। तो यहाँ पर अभी हम विदाउट टोकन पास कर दें, शायद ये टोकन एक्सपायर है, देख लेते हैं। ये देखो टोकन इज नॉट करेक्ट एंड एक्सपायर्ड, ये एक ओल्ड टोकन है इसलिए एक्सपायरी दे रहा है। यहाँ पर हमने नया टोकन को पेस्ट किया। अब नए टोकन को पेस्ट करने के बाद देखिए अपडेटेड दिया। नाउ विल ट्राई टू कॉल द डिलीट एपीआई विथ, देखिए टोकन इज एक्सपायर्ड और नॉट वैलिड, ये पुराना टोकन है, तो इसने प्रॉपर एरर मैसेज को दिया। नाउ वी आर गिविंग अ न्यू टोकन, देखिए डिलीटेड आ गया सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमने सभी के सभी एपीआई को डेवलप कर लिया है। देखिए गेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर पूरे प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, गेट वन प्रोडक्ट। यदि यहाँ पर जाए हम, तो नल आया क्योंकि हमने इसे डिलीट कर दिया होगा, लेकिन हम विल सी बाय द लाइव प्रोडक्ट विच इज नॉट डिलीटेड, गेट वन, पुट दिस सी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। सो हमने यहाँ पर सभी के सभी एपीआई को डेवलप कर लिया है। देखिए प्रोडक्ट एपीआई, देन यूज़र एपीआई, देन हमने यहाँ पर एक फ्लो भी देखा जिसमें आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तभी आप प्रोडक्ट को डिलीट, अपडेट एंड क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट हो गया है जिस का यूज़ करके आप कोई भी रेस्ट एपीआई को बना सकते हो। रियल टाइम में इसी तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं इस कोड को किस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने के बाद ब्यूटी ये होगी कि आप इसे कहीं से भी
आपकी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 से डेवलपमेंट कर रहे हैं। यदि मैं चाहूँ कि आप इस एपीआई को कॉल करें, तो आप इस एपीआई को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ये एपीआई लोकल होस्ट पर चल रही है। यदि आप चाहते हैं कि इस एपीआई को कोई अदर पर्सन भी यूज़ करे या अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करे जो कोई फ्रंट एंड बना रहा है, तो उस पर्सन को आप अपनी एपीआई को डिप्लॉय करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी डिप्लॉयमेंट की होने वाली है, जिसे हम वर्सेल पर डिप्लॉय करेंगे। तो हमें हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वर्सेल.com पर जाना है। देखिए जो हमारी वर्सेल.com है, यहाँ पर जाना है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखी है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है, यदि अकाउंट है आपके पास तो लॉगिन करना है। देन प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, देन ईएनवी को सेट करना है, डिप्लॉय करना है। तो सबसे यदि आपके देखिए हम आपने पैरेलली प्रोजेक्ट को बनाया है, तो आप प्रोजेक्ट को रन करके देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट को रन करके देख लिया, सभी एपीआई वर्क कर रही है। उसके बाद हमें ईएनवी जो .env फाइल है, उनकी जो यहाँ पर हमने की एंड वैल्यू को लिया है, उसको वहाँ पर सेट करेंगे और इस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पर पुश कर देंगे। सो गिटहब पर पुश करने के बाद आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आना है वर्सेल.com पर। एंड मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपने वर्सल.com पर पहली बार आए हैं, तो आप इसके अंदर साइन अप कर सकते हैं। यदि आप ने साइन अप कर लिया है, तो आप इसके अंदर लॉगिन कीजिए। तो आई वुड रिकमेंड टू लॉग इन विथ कंटिन्यू विथ गिटहब, क्योंकि गिटहब के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। देखिए मैंने जो प्रोजेक्ट को पुश किया है वो गिटहब के अंदर किया है। देखिए ये मेरा यूजर नेम है एंड ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है डैशबोर्ड एपीआई। जो हमने एपीआई को बनाया वो यहाँ पर हमने पुश कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि वर्सेल पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद मैं आपको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दूँगा इसका कि इसमें क्या-क्या है। देखिए, आपको उसके बाद क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे करना है, ऐड न्यू एंड प्रोजेक्ट पे करना है। सो आपको यहाँ पर जैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम दिखेगा, देन राइट साइड में आपको अपनी जो भी प्रोजेक्ट है, उसको सर्च करना है। तो मेरा प्रोजेक्ट तो यहाँ पर डैशबोर्ड एपीआई है, लेकिन मैं इसको फिर भी सर्च करके बताता हूँ। यदि आपको आपका प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखिए, हमने इम्पोर्ट कर लिया, प्रोजेक्ट इम्पोर्ट कर लिया। उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन सब उससे पहले हमें हमारे जो रिपोजिटरी है, उस हमारी रिपोजिटरी में हमें वर्सेल डॉट जेसन एक वर्सेल डॉट जेसन को ऐड करना है, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। आप जब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, तो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट गिटहब पर होगा, तो उसके अंदर से आप वर्सेल डॉट जेसन को कॉपी कर सकते हैं। और इस वर्सेल डॉट जेसन को आपको लेना है और आपका रूट जो है, रूट फोल्डर है, मतलब डैशबोर्ड एपीआई का रूट है, वहाँ पर वर्सेल डॉट जेसन को क्रिएट करना है और ये इस कंटेंट को पेस्ट कर देना है। तो इससे हम बता रहे हैं कि आप वर्सेल के अंदर जो वर्जन है वो 2 यूज़ करें और उसके बिल्ड करें। सो सोर्स में एसआरसी, इसकी सोर्स क्या रहेगा, index.js, एंड ये वर्सेल का नोड को यूज़ करेगा। सो इंटरनल पर्पस के लिए इन्होंने अपनी जेसन फाइल को रखा है, तो इसे हमें ऐड करना नहीं भूलना है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं होगा। तो हमने इसको ऐड कर दिया। देन मैं यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को अंदर जो भी मैंने चेंजेस किया उसे गिटहब पर पब्लिश कर दूंगा, एडेड वर्सेल डॉट जेसन, और इसे कमिट एंड पुश कर दूंगा। जैसे ही कमिट एंड पुश करूंगा, देखिए यहाँ पर आपको डैशबोर्ड एपीआई के अंदर वर्सेल डॉट जेसन नहीं दिख रही है, लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा अभी, तो वर्सेल डॉट जेसन हमारी आ जाना चाहिए। देखिए वर्सेल डॉट जेसन यहाँ पर आ गई। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को वर्सेल रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेगा। सो हमने पहली स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर आ जाए। अब हमें हमारे प्रोजेक्ट को देखना है, तो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है डैशबोर्ड एपीआई। इसे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के नेम को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। आपको फ्रेमवर्क में अदर ही चूज करना है। यदि आप नोड जेएस का प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो अदर रहने दीजिए। रूट डायरेक्टरी को भी एज इट इज रहने दीजिए। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग को भी एज इट इज रहने दीजिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पर आएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ऐड करना है, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त यूज करे थे। देखिए डीबी होस्ट, ये हमारा मोंगोडीबी का होस्ट है। तो यहाँ पर हमने की डीबी होस्ट डालना है और जो मोंगोडीबी की एटलस की यूआरएल है उसे कॉपी करना है। देन कॉपी करने के बाद यहाँ पर डालना है और उसे ऐड कर देना है। ओके, देन हमारे पोर्ट को ऐड करना है, जो नोड.जेएस को रन करने में हेल्प करेगा। सो हमने पोर्ट 8080 को ऐड कर लिया। देन JWT सीक्रेट जो हमारी की है उसको ऐड करना है। देन सीक्रेट को ऐड करना है। ओके,
सो आपको डिप्लॉय करने से पहले इस स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर ये स्टेप में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं होने वाला है। तो आप जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं, उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर ऐड कीजिए। उसके बाद सिंपली आप डिप्लॉय बटन पर क्लिक कीजिए। आपका प्रोजेक्ट 3 से 4 सेकंड के अंदर ही डिप्लॉय हो जाएगा। देखिए ये अपनी स्टेप्स को कर रहा है, यहाँ पर वो बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट को। देन आप यहाँ पर बिल्ड समरी देख सकते हैं, उसके बाद रनिंग चेक्स एंड असाइनिंग कस्टम डोमेन्स। इसके बाद वो सभी की सभी चीज़ें इंटरनल करेगा, तो हमें ये एक डोमेन भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम हमारे वेब वेब ऐप को, या बोल सकते हैं हमारी एपीआई को सिंपली हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी हम आपने देखा है कि हमने इस तरह से इंडेक्स बनाया है कि यदि इंडेक्स को हम हिट करते हैं लोकल होस्ट पर, देखिए यहाँ पर मैं अगर लोकल होस्ट पर इंडेक्स को हिट करूँ तो प्रोडक्ट अप एंड रनिंग आ रहा है। सो इन द सेम वे यदि मैं हमारे डिप्लॉय होने के बाद हमें एक डोमेन मिलता है, तो देखिए डैशबोर्ड एपीआई म्यूरिक्स वर्सल डोमेन ये मुझे मिला। मैंने इसको हिट किया। हिट करने के बाद देखिए मेरा प्रोडक्ट अप एंड रनिंग, मतलब हमारी एपीआई पूरी तरह से रन कर रही है। ओके, देखो यहाँ पर आप स्लैश प्रोडक्ट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे आप स्लैश प्रोडक्ट्स लिखोगे आपको देखिए हमारे डेटाबेस के अंदर से इंफॉर्मेशन फेच होके आ रही है। इसका मतलब हमारी वेबसाइट पूरी तरह से डिप्लॉय हो गई है। और इसके अंदर एक ब्यूटी ये भी है कि आपने सुना होगा CI/CD पाइपलाइन के बारे में, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। सो उसको करना भी बहुत ईजी है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी एनहांसमेंट करना है, देखिए हमें ये प्रोजेक्ट हमारा भी पूरी तरह से चल रहा है। कुछ भी एनहांसमेंट करना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। सपोज मैं यहाँ पर ऐप डॉट गेट एक पिंग एपीआई को ऐड करना चाहता हूँ, स्लैश पिंग एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, देन यहाँ पर मैं पोंग कर रहा हूँ। पिंग एपीआई को मुझे एनहांस करना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में यदि मैंने कुछ भी ऐड करा और उसे डिप्लॉय करना है, तो रीडिप्लॉय करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल यहाँ पर आना है डिप्लॉयमेंट्स। देखिए यहाँ पर आएंगे आप। जैसे हम यहाँ से इस फाइल को पुश करेंगे, सो एडेड पिंग एपीआई, और इसे हम पुश कर देंगे, कमिट एंड पुश। जैसे आप मेन ब्रांच पर पुश करोगे, देखिए ये पुश हो रहा है हमारा कोड। जैसे मेन ब्रांच पर पुश करोगे ये ऑटोमेटिकली उस ब्रांच को डिटेक्ट करेगा कि इसमें कोई चेंजेस है या नहीं। और जैसे ही उसको चेंजेस मिलते, देखिए इसको जैसे ही चेंजेस मिले इसने हमारे प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करना शुरू कर दिया है, और कुछ ही सेकंड में हमारे प्रोजेक्ट को नया जो वर्जन है हमारे प्रोजेक्ट का उसको डिप्लॉय कर देगा। देखिए अभी बिल्डिंग हो रहा है और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रेडी हो गया। मतलब आप देखिए कि विद इन अ सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड इसने हमने जो चेंजेस को यहाँ पर कमिट किया, कमिट करने के 3 या 4 सेकंड बाद ही हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो गया ऑटोमेटिकली। हमें इसके लिए कुछ भी नहीं सेटअप करना पड़ा। सो आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर CI/CD पाइपलाइन जिस तरह से वर्क करता है उसको भी सीखा है। तो यहाँ पर अभी याद आपको चेक करना है कि हमने जो एपीआई बनाया था पिंग, वो वर्क कर रही है कि नहीं। सो यहाँ पर हम आएंगे हमारे डोमेन के ऊपर एंड यहाँ पर लिखेंगे पिंग। देखिए पोंग आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। हमने जो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है और हमें जो न्यू यूआरएल मिला है हमारे प्रोजेक्ट का, सो इस प्रोजेक्ट के डोमेन से अब हम हमारे एपीआई को, पूरी जो हमने एपीआई को डेवलप किया है प्रोडक्ट्स एंड यूज़र रिलेटेड एपीआई, उन एपीआई को हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। सो देखिए अभी हमने पहले जब पहले हम इसे लोकल होस्ट 8080 से टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट लोकल पर रन कर रहा था। अब हमारा प्रोजेक्ट को हमने सर्वर पर या क्लाउड पर डिप्लॉय कर दिया है यूजिंग वर्सेल, तो अब हम इसे देख सकते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पर ये टोकन इज नॉट ऑथराइज और एक्सपायर्ड बता रहा है, क्योंकि ये एक्सपायर्ड टोकन है। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डोमेन को लेंगे एंड लॉगिन एपीआई पर जाएंगे, और लॉगिन सबसे पहले लॉगिन करेंगे या रजिस्टर कर लेते हैं एक यूज़र को। सो यहाँ पर शफीक था, यहाँ पर लिखेंगे इनाम, देन inam@gmail.com, और यहाँ से हम ओके। देखिए ये हमने फिर से इसे लोकल पर कर दिया। अभी हमें इसे सर्वर पे करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर नया यूज़र लेंगे जिसका नाम रहेगा सुफियान, देन सुफियान लिखेंगे। देखिए हमने नेम सुफियान लिखा, ईमेल सुफियान लिखा एंड इसे रजिस्टर कर दिया। ओके, रजिस्टर करने के बाद हम इसे कॉपी एंड करेंगे इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को, देन इसे क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड को ऐड कर देंगे एंड यहाँ से हमें डोमेन नेम जो हमने लिया है हमारा न्यू डोमेन, उसे कॉपी कर लेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, देन लॉगिन पर जाएंगे। अभी
इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू लोकल होस्ट विल कॉल टू द सर्वर। देखिए ये हमारी एपीआई कॉल कर रहे हैं हम, ये कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि हमने यहाँ पर हमें ईमेल के साथ साथ यहाँ पर पासवर्ड भी देना है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 1234 और इसको हटा देंगे। देन इसे देखिए, इस एपीआई को हमने हिट किया तो इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स आया सक्सेस एंड JWT टोकन। अब हम इस JWT टोकन का यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया और इस एपीआई को हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर टोकन को हटाया पुराने वाले और नए टोकन को पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम iPhone 31 इसे इंसर्ट कर रहे हैं। सो इंसर्ट कर लिया। अब हमें देखना है कि ये इंसर्ट हुआ कि नहीं। देखिए हमें रिस्पॉन्स तो मिल गया कि इंसर्ट हुआ कि नहीं, लेकिन डेटाबेस के अंदर चेक करना है। सो हम इस आईडी से चेक कर सकते हैं। सो इसे कॉपी करें इस आईडी को एंड इसे सेव करें। देन यहाँ पर यूज़ करेंगे हम गेट वन प्रोडक्ट आईडी। सो यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस आईडी को, लेकिन ये लोकल होस्ट को पॉइंट कर रहा है तो हमें यहाँ पर हमारे डोमेन को चेंज करना है। सो हमने कॉपी किया इस डोमेन को, देन गेट वन प्रोडक्ट के अंदर आए, देन यहाँ पर पेस्ट किया और इसे हिट करेंगे। जैसे हिट करा देखिए ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गेट वन प्रोडक्ट वाली एपीआई भी प्रॉपर वर्क कर रही है। देन आप गेट ऑल प्रोडक्ट वाली एपीआई को देख लेते हैं। ये तो लोकल होस्ट से रन कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे डोमेन को चेंज करना है। सो हमने डोमेन चेंज किया तो ये अब हमारा जो डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। अब हमें इन द सेम वे डिलीट एपीआई को टेस्ट करना है। सो हम ये अंडरस्कोर आईडी को कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देन डोमेन नेम को हमें कॉपी करेंगे डिलीट के लिए, क्योंकि डिलीट जो है वो लोकल को पॉइंट कर रहा है। सो हमने लोकल होस्ट का यूआरएल को हटा दिए एंड डिप्लॉयड यूआरएल डालें। देखिए डिलीट टोकन इज नॉट करेक्ट, तो टोकन हमारे पास यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो नया टोकन है उससे कॉपी करेंगे। तो ये न्यू टोकन को कॉपी करा, देन डिलीट एपीआई पर गए एंड यहाँ पर टोकन को जो प्रीवियस टोकन था उसे रिमूव करा, देन यहाँ पर नया टोकन ऐड करा, देन सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो चुका है। अब हमें अपडेट एपीआई को देखना है कि अपडेट एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। सो यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं, देन अपडेट प्रोडक्ट जो है ये एपीआई भी लोकल को पॉइंट कर रही है। इस यूआरएल को हमें रिप्लेस करना है नए यूआरएल से, देन यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। टोकन इज नॉट एक्सपायर्ड, ओके टोकन इज नॉट करेक्ट। सो हमें नया टोकन लेना है, कॉपी देन पेस्ट। इसका मतलब हमारी ईपीआई प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि ये हमें एरर भी दे रही है एंड यहाँ पर से सेंड करना है। देखिए यहाँ पर क्लियरली अपडेट आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा नया यूआरएल था, नया डोमेन जो हमने डिप्लॉय करा, उससे पूरी एपीआई को टेस्ट कर लिया, क्रिएट अपडेट रीड डिलीट प्रोडक्ट एंड रजिस्टर, यूज़र को रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद यूज़र को लॉगिन किया। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। देखिए हमने प्रोजेक्ट को स्क्रैच से डेवलप किया है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स की एपीआई बनाई है ये, और उसके अंदर से भी प्रोडक्ट के कर्ड ऑपरेशन को देखा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड यूज़र की एपीआई बनाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर लॉगिन। उसके बाद हमने JWT टोकन को एक्सेस किया विद, और फिर उसके बाद JWT टोकन को हमने किस तरह से इंटेलिजेंटली यूज़ करना है हमारी प्रोडक्ट एपीआई के जो सेंसिटिव और सिक्योर्ड रिसोर्सेस हैं उनके लिए, पोस्ट पुट एंड डिलीट के अंदर। सो हमने इसके अंदर वो भी सीखा। उसके बाद हमने गिटहब पर कोड को पुश किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी है कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को हमें सभी को एक्सेसिबल करवा सकते हैं। सो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी डेवलपमेंट किया आप उसे लोकल पर करोगे तो इस लोकल डेवलपमेंट को कोई भी देखने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप इसे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो तो आप अपने रिज्यूमे में या अपने प्रोजेक्ट की लिंक को डाल सकते हो, तो जो बंदा होगा इंटरव्यू लेने वाला या कोई भी, सो आपका जो लाइव प्रोजेक्ट है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि आपने किस तरह का डेवलपमेंट किया है। तो आपका प्रोजेक्ट यदि गिटहब पर होगा तो वो आपके कोड को देख सकता है। उसके बाद यदि आपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करा होगा तो उसकी लिंक से, जैसे हमने यहाँ पर लिंक बनाई देखिए, अब ये यदि आप इस लिंक से आप भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक वीडियो, एंड इफ़ यू did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. And if you really like the video, then you think that I have added something into your technical skill, so please इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।